तो राधे राधे बच्चों। आज मैं एक ये वाला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ से भी सवाल आते हैं पीएच वैल्यू से रिलेटेड। और ये वाला चैप्टर टफ भी है और आसान भी है। अगर समझ में आ जाता है तो बहुत आसान है। ठीक है ना, एक सवाल आपको यहाँ से जरूर मिलेगा मिनिमम। और जैसा कि मैंने कहा कि इजीली जो 50 से 60 क्वेश्चन, मतलब 50 से 60 जो नंबर आप लेके आ सकते हैं। ठीक है ना, मोर देन 50% का मतलब है कि आपका जेई मेन में अंडर 5000 रैंक रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीके से आप इतना अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये वाला चैप्टर अभी शुरू कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें जैसे केमिकल कंपाउंड्स की, तो जैसे नमक है, मान लो नमक को अगर हम पानी में डिजॉल्व डालते हैं तो वो धीरे धीरे सारा डिजॉल्व हो जाएगा। वहीं एक कोयले का टुकड़ा ले लें या कुछ और मिट्टी ले लें, जैसे सारे तो केमिकल कंपाउंड नहीं है, तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो जो वाटर में डिजॉल्व होगा या नहीं होगा, या फिर किसी और सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व होगा या नहीं होगा, उसके बेसिस पे हमने कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेसिकली, कि जो कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व करने पर आयनाइज हो जाए, यानी कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयोन्स हैं उसमें कन्वर्ट अगर वो हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। जैसे नमक है, मान लो कॉमन जो टेबल सॉल्ट होता है NaCl, तो NaCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व करने के बाद में वो Na पॉजिटिव और Cl माइनस आयोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिजोल्व करने पर या किसी और सॉल्वेंट में डिजोल्व करने पर वो ब्रेक हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयोन्स, उनको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, और जो कंपाउंड डिजॉल्व नहीं होते हैं उनको कहते हैं हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइट में देखें हम कि कंपाउंड्स कंपाउंड्स विच डिजॉल्व एंड आयनाइज इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयोन्स, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट ions when dissolved in water or in or in any solvent। ठीक है ना, और इन any solvent, और in any solvent are known as electrolytes। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग NaCl प्लस वाटर, ये सॉलिड है, ये लिक्विड, इसको डिजोल्व किया तो ये बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। एक्वस का मतलब है कि यहाँ पे हर आयन जो है वो सराउंडेड बाई है बाई सो मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स, बाई सो मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे ये Na पॉजिटिव ले लिया, अब एक्वस का मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या है, इसको से बॉन्डेड है, किसके थ्रू, डाइपोल आयन इंटरेक्शन के थ्रू। ये OH2 हो गया मान लो, ये नेगेटिव OH, यहाँ पर भी नेगेटिव, ये OH, यहाँ भी नेगेटिव, ये OH, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम क्या, एक्वस। एक्वस का मतलब सो मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसको चारों ओर से सराउंड किए हुए हैं। ठीक है ना, तो ऐसे कंपाउंड जिनको पानी में वाटर में डिजोल्व करते हैं या फिर किसी दूसरे सॉल्वेंट में आयनाइज हो जाते हैं, उनको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की।
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख ले, टाइप्स टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो तरह के हुए, एक तो होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या फर्क है? अगर कोई भी कंपाउंड वाटर में डिजोल्व करने पर 100% आयनाइज हो जाता है, उसको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो 100% आयनाइज नहीं होता है उसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी वो पार्शियली इलेक्ट्रोलाइज होगा। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे और एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो मान लो हमारे पास में ये है कि KCl ले लिया, KCl प्लस वाटर, तो इसका से मिल रहा है हमको K पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। इनिशियली बिफोर डिसोसिएशन, इनिशियली अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो इसका G है 0 है। 0 कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर। ठीक है ना। तो इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन C, इसका 0 है, इसका 0। आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन ये 0 हो जाएगा, यानी 100% आयनाइज होगा, इसका अमाउंट बचेगा ही नहीं। और ये कितना हो जाएगा? C के बराबर, और ये भी C के बराबर। C यानी कि इसका अगर 1 मोल पर लीटर लिया हुआ है तो ये भी 1 मोल पर लीटर बनेगा, और ये भी 1 मोल पर लीटर बनेगा। ठीक है ना। सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास में दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि CaCl2 है प्लस वाटर, तो ये क्या देगा हमको? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस। इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन C, ये 0 ये 0। आफ्टर डिसोसिएशन ये अमाउंट हो जाएगा 0, ये बनेगा C, और ये 2C के बराबर। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इसके एक मॉलिक्यूल से इसके दो आयन मिल रहे हैं, तो जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे उसका 2 टाइम्स ये बनेगा। तो बात करते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दे आर दे आर पार्शियली आयनाइज्ड, पार्शियली आयनाइज्ड इन टू सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्वेंट है जैसे मान लो जिसमें ये डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है ना। अब इसमें एग्जांपल ले लेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ले लिया हमने CH3COH, वीक एसिड्स। ठीक है। तो इसका 100% आयनाइजेशन नहीं होगा, ये पार्शली आयनाइज रहेगा। और इसमें क्या है, एक इक्विलिब्रियम रहेगा, यानी कि आयनिक आयनिक एंड अनायनिक स्पीशीज के बीच में क्या रहेगा? एक इक्विलिब्रियम रहेगा। तो बिफोर डिसोसिएशन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो C है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने ले लिया C, ये 0 0। एट इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या है? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तो यहाँ से कुछ अमाउंट इसका C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये बनेगा C अल्फा के बराबर, ये C अल्फा। C इज द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, एंड अल्फा इज, अल्फा को क्या कहते हैं हम? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है? ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस आयनाइज अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस टेकन इनिशियली। ठीक है ना। इसको कहते हैं हम क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा। तो ये दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हुए, एक हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बात करते हैं हम कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन होंगे। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। ये देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो एग्जांपल्स ले लेता हूं इसमें। एग्जांपल्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फर्स्ट वन। अब देखो कि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन हो सकते हैं, कि ऑल सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है ना, वो इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग में। जैसे मान लो कि HCl और NaOH, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों की रिएक्शन से जो बना वो NaCl प्लस H2। तो NaCl को क्या कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे एग्जांपल में NaCl हो गया, KCl, KBr, Ki हो जाएगा, CaCl2। ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। BaNO3 होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस। अच्छा, वो तो बेस हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा ले लेते हैं हम क्या, BaCl2 एटसेट्रा। ये सभी क्या हुए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी ये जब भी वाटर में इन सॉल्ट्स को डिजोल्व करेंगे, इनका 100% डिसोसिएशन होगा। सिमिलरली और एग्जांपल लेते हैं सेकंड केस में। इस सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो वीक एसिड में जैसे मान लो कि हमारे पास CH3COH है और इसका सॉल्ट यानी रिएक्शन कराई NaOH के साथ, तो ये क्या बना रहा है, CH3CONA। या कोई भी RCONA ले ले, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट विद एल्कली, या K हो गया, KNO2 हो गया, क्योंकि HNO2 वीक एसिड होता है। KF हो गया या NaF हो गया। ठीक है ना, ये सभी क्या है, वीक एसिड के सॉल्ट, वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस कैटेगरी में ये आ गई। इसके बाद थर्ड केस में देखें हम, कि थर्ड केस में देखते हैं, सी एग्जांपल, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है ना, तो वीक बेस के साथ में, वीक बेस में क्या हो जाएंगे, जैसे कि मान लो कि हमारे पास में BeOH होल ट्वाइस हो गया, अमोनिया हो गया, या ऑल एल्काइल एमाइड्स वीक बेस होते हैं, उनके जो सॉल्ट होंगे एसिड्स के साथ। जैसे NH4Cl हो गया, NH4Cl, NH4Br, सॉल्ट किसके साथ है, अमोनिया और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, या अमोनिया HBr स्ट्रॉन्ग एसिड। NH4 होल ट्वाइस SO4 हो गया। ठीक है, या कोई भी RNH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे कोई भी एनायन नेगेटिव है। एनायन किसका है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है ना, कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये इस वाले कैटेगरी में हो गए एग्जांपल। और एग्जांपल देखते हैं हम फोर्थ कैटेगरी में, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स में HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4, ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि जब भी ये इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो इनका क्या होगा, 100% आयनाइजेशन होगा। ठीक है ना, 100% डिसोसिएशन होगा। तो ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड। या ऑर्गेनिक एसिड्स में देखें, कि ऑर्गेनिक एसिड्स में हमारे पास ये हो जाएगा OH, ये NO2, ये NO2, इसको कहेंगे हम क्या, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड ये भी कैसा है,
जस्ट लाइक H2SO4, क्योंकि इसका 100% आयनाइजेशन होगा। और देख लो ये स्क्वायरिक एसिड हो जाएगा, यहाँ पर दो OH, ये दो OH, ये डबल बॉन्ड O, ये भी डबल बॉन्ड O, दिस इज स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। इनका क्या होगा, 100% आयनाइजेशन होगा ऑलरेडी। सिमिलरली ले ले हम यहाँ पर थर्ड कैटेगरी में कि ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या हो जाएंगे, एल्कलीस, एल्कलीस में जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, RbOH हो गया, और CSOH हो गया, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स, BaOH होल ट्वाइस हो गया, SrOH होल ट्वाइस हो गया। ऑल ऑफ दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। सिमिलरली अगर ऑर्गेनिक बेसिस की बात करें तो ग्वेनिडीन, ग्वेनिडीन इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, ग्वेनिडीन, ग्वेनिडीन। तो देख लिया हमने कि ये सारे कंपाउंड क्या हैं, सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह के कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनका क्या होगा, 100% आयनाइजेशन होगा। जरूरत कहाँ पे पड़ेगी हमें कैलकुलेशन के लिए, या ये जो चैप्टर इन्वॉल्व कर रहा है वो पूरा जो चैप्टर के अंदर जो भी कंसेप्ट है, कैलकुलेशंस रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। चाहे तो हम उसकी पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर उनकी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस है, ठीक है ना। तो दो ही मेन पार्ट है, एक तो क्या है कि पीएच कैलकुलेशन, और दूसरा है यहाँ पर क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटीज। तो ये सारे के सारे क्या हुए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बात करते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, बेसिकली बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है दोनों आयंस के बीच में, तो उनको इजीली हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर क्या रहता है, पार्शियल आयनाइजेशन होता है। तो इस वाले केस में जो एग्जांपल ले रहे हैं हम, वो देख लो कि ऑल वीक एसिड्स, वीक एसिड्स जैसे मान लो HF हो गया, HNO2 हो गया, ठीक है ना, HNO2, H3BO3, ऑर्थोबोरिक एसिड, H3PO4 हो गया, H2SO3 हो गया, ठीक है ना, H3PO3, H3PO2, ये सारे के सारे मिनरल एसिड है, वीक मिनरल एसिड। वीक मतलब मिनरल एसिड का मतलब इनऑर्गेनिक एसिड्स। सेकंड केस में एग्जांपल लेते हैं हम, ऑल वीक बेसिस, ऑल वीक बेसिस में जैसे BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस, CuOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, वीक बेसिस है। और ऑर्गेनिक बेसिस की बात करें अब, तो इनऑर्गेनिक में एक तो ये अमोनिया हो गया, अमोनिया के अलावा अलावा ऑल एल्काइल अमाइंस, RNH2 या ArNH2, यानी एरोमेटिक। एरोमेटिक में जैसे हमारे पास एनिलीन हो गया, एनिलीन, ये एनिलीन कैसा हुआ, वीक बेस।
पायरोल हो गया NH, ठीक है ना, ये कैसा है, वीक बेस। पायरिडिन हो गया N डबल बॉन्ड पायरिडिन, पायरिमिडिन NH, पायरोलिडिन, ये सभी क्या है, वीक बेसिस है, ठीक है ना। तो जो आयनिक इक्विलिब्रियम जो होगा बेसिकली दैट इन्वॉल्व ओनली द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में इनके सॉल्ट्स भी कंसीडर करेंगे कुछ, और बाकी के ये सारे कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इट बी डिफाइन क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर आयनिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो इसको कह सकते हैं हम एन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश एस्टेब्लिश बिटवीन आयनिक आयनिक एंड अनायनिक अनायनिक स्पीसीज ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट in a solvent is called ionic equilibrium, is called ionic equilibrium, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे हम, आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो कि हमारे पास में ये है कि कोई भी हमने हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया ए बी, इसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो दिस इज कन्वर्टेड टू ए पॉजिटिव प्लस बी माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, एक्वस, ये भी एक्वस, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, ये तो क्या हुआ, अनायनिक पार्ट, अनायनिक, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट क्या हुआ, आयनिक पार्ट, अनायनिक पार्ट। तो एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयनिक एंड अनायनिक पार्ट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सारी की सारी कैलकुलेशन हमारी इसी से रिलेटेड रहेंगी, पूरी की पूरी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डायल्यूशन, या ओस्टवाल्ड्स लॉ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या, ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डायल्यूशन, ये किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, ठीक है ना। दिस इज ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखो कि मान लो कि हमारे पास में ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है ए बी प्लस वाटर, तो इसका आयनाइजेशन हुआ तो ए पॉजिटिव प्लस बी माइनस, ठीक है। अब अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली, यानी कि बिफोर डिसोसिएशन, इनिशियली इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज सी, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। एट इक्विलिब्रियम देख लें, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इसमें से क्या होगा कि कुछ पार्ट माइनस हुआ, क्योंकि ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 100% तो होगा नहीं, पार्शियल डिसोसिएशन होगा। तो ये हो जाएगा सी इंटू वन माइनस अल्फा, दिस विल बी सी अल्फा। अगेन अल्फा क्या है हमारे पास यहाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको कहेंगे हम क्या, के डी, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, यानी के डी विल बिकम इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस, डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी, ठीक है ना। अब क्या करें, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, तो के डी विल बिकम इक्वल्स टू सी अल्फा सी इंटू वन माइनस अल्फा,
ठीक है, तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के डी विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। और देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जनरली क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम रहेगा, तो हम कह सकते हैं हम यहाँ पर कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा इज फार फार लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा कैन बी कंसिडर्ड एज 1, तो के डी विल बिकम इक्वल्स टू व्हाट, सी अल्फा स्क्वायर, एंड अल्फा विल बिकम इक्वल्स टू व्हाट, के डी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। इस वाले इक्वेशन में अब क्योंकि अल्फा की वैल्यू, के डी तो कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज, के डी की वैल्यू जो है, क्योंकि ये आयनिक सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये किस पर डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर। ठीक है ना, तो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पोस्टवार्ट्स लॉ क्या कहता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन घटेगी तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो अल्फा की वैल्यू घटेगी। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू पोस्टवार्ट्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन, if dilution increases in a solution of weak electrolyte, then degree of dissociation increases. This is the statement simply, जो कि हमें इस वाली इक्वेशन से पता चल रहा है। ठीक है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, पोस्टवार्ट्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो अब इस पर कुछ सवाल डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, अभी मैं लेक्चर को वाइंड अप करता हूं। तो ये के डिसोसिएशन सारा का सारा पूरा चैप्टर इसी वाले लॉ पर डिपेंड है। ऑल कैलकुलेशंस, व्हाट एवर कैलकुलेशन इज देयर, पीएच कैलकुलेशन ले लें हम, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ले लें, बफर सॉल्यूशन ले लें, सॉल्युबिलिटी ले लें, कुछ भी ले लें, सब कुछ इसी से रिलेटेड है। तो पूरे चैप्टर में एक ही इक्वेशन है बेसिकली, अगर ब्रॉडली स्पीकिंग, ब्रॉडली बात करें तो सिर्फ एक ही इक्वेशन पर बेस्ड है पूरा का पूरा चैप्टर, दैट इज द पोस्टवार्ट्स लॉ ऑफ डायल्यूशन। ओके, बाय टू एवरीबॉडी, अभी मैं वाइंड अप कर रहा हूँ।